मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, दो अन्न भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। दो अन्न भंडार करने वाले जगहें हैं और वहां पर ए और बी, उनमें से जगह जो ए है वहां पर हम 100 क्विंटल अन्न जो है वो भंडार कर सकते हैं और बी की क्षमता 50 क्विंटल की है। उन्हें 3 राशन की दुकानों डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल की हैं। भंडारों से दुकानों को प्रति क्विंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार है। उसमें एक टेबल बनी हुई है, उसका मीनिंग क्या है आप देखिए। जब इसमें कुछ इस तरीके से बताया है कि जब हम अन्न भंडार ए से डी दुकान को भेजते हैं तो 1 क्विंटल का परिवहन व्यय कितना आता है, 6 रुपया। और जब हम ए से ई को भेजते हैं तो 3 रुपए, और जब ए से एफ को भेजते हैं तो 2 रुपए 50 पैसे 1 क्विंटल का खर्चा आता है ये। उसी में अगला दिया कि अगर हम अन्न भंडार बी से इन्हीं तीनों दुकानों को राशन भेजा जाए, अन्न भेजा जाता है, तो उस समय जब बी डी को 1 क्विंटल अनाज भेजता है तो उसको कितने रुपए लगते हैं, 4 रुपए। जब बी ई को 1 क्विंटल भेजता है अन्न तो 2 रुपए, और जब बी एफ को 1 क्विंटल अन्न भेजता है तो 3 रुपए उसका खर्चा आता है। आगे लिखा है, परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए परिवहन व्यय कैसा चाहिए आपको, न्यूनतम। मतलब जो अन्न भंडारों ए और बी से तीनों दुकानों में जो सामान भेजा जाए उसमें भेजने का जो खर्चा आना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए, न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या होगा, आपको यह भी पता लगाना है। ठीक है, तो आपको याद होगा बेटा ऐसा एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल हमने किया था, कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 11। वहां पर आपने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया। सेम उसी तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, दो अन्न भंडार हैं ए और बी। तो यहां पर मैं एक बना देता हूं, ये एक अन्न भंडार ए है और ये एक अन्न भंडार बी है। ये एक अन्न भंडार है और ये भी एक अन्न भंडार है। ठीक, यहां पर 3 दुकानें हैं डी, ई और एफ। एक दुकान ये मान लेते हैं डी, एक दूसरी दुकान मैं यहां पर मान लेता हूं ई, और एक तीसरी दुकान है यहां पर एफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बताया कि अन्न भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। ए की भंडारण क्षमता कितनी है, 100 क्विंटल, और बी की भंडारण क्षमता है 50 क्विंटल। ठीक, अच्छा, 3 राशन की दुकानों डी, ई, एफ अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है इन दोनों भंडारों को जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल हैं। यानी कि जो दुकान डी है इसकी आवश्यकता है 60 क्विंटल, ई की आवश्यकता है 50 क्विंटल और एफ की आवश्यकता है 40 क्विंटल। क्या ये बात कुछ आपको समझ आ रही है? ए कितना अन्न भंडार कर सकता है, 100। बी कितना अन्न का भंडार कर सकता है, 50। डी, ई और एफ दुकानों को इन्हीं दोनों को सप्लाई करनी है। डी दुकान में कितने की बिक्री है, 60 क्विंटल, और इसमें 50 और इसकी जरूरत 40 क्विंटल की है। अब उन्होंने कुछ एक टेबल भी दी है उसके परिवहन व्यय की, और उसके बाद लास्ट में पूछा है परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए।
तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट एग्जाम्पल जब आपने सॉल्व किए तो उसमें एक एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व किया था, सेम वैसे ही करना है। तो अब आप याद करिए कैसे कर रहा था, हमने स्टार्ट किया था, हमने ये मान लिया कि ये जो अन्न भंडार ए है वो एक्स को नहीं डी को एक्स क्विंटल अन्न उपलब्ध कराता है, ठीक है। और ये दुकान ई को वाई क्विंटल अन्न उपलब्ध कराता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या हम मान सकते हैं, माना अन्न भंडार ए दुकान डी को एक्स क्विंटल और दुकान ई को वाई क्विंटल अन्न उपलब्ध कराता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, इसके पास अन्न भंडारण क्षमता कितनी है 100, उसमें से x क्विंटल इसने इसको सप्लाई कर दिया, y क्विंटल इसने इसको सप्लाई कर दिया। अब जो बाकी बचेगा वो किसको सप्लाई कर देगा, दुकान F को सप्लाई कर देगा। तो क्या आप बता सकते हैं दुकान F को कितना मिलेगा, 100 माइनस एक्स माइनस वाई। तो दुकान F को मिलेगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई क्विंटल। समझ आया आपको? अच्छा, क्यों? क्योंकि x क्विंटल इसने इसको भेजा, y क्विंटल इसको भेजा। अब इसके पास 100 माइनस एक्स माइनस वाई बचा, तो जो बचा वही तो भेजेगा, इससे ज्यादा तो सप्लाई नहीं देख पाएगा ना वो। अच्छा ठीक है, इधर ये वाला भंडार भी जो कमी रह गई होगी भंडार ए के द्वारा पूर्ति करने में दुकानों की, वो बी पूरी करने का प्रयास करेगा। ये इसको कितना अनाज भेजेगा बता सकते हैं? हाँ, इसको कितने की जरूरत है, 60 क्विंटल। कितना मिल चुका है इसको, x क्विंटल मिल चुका, 60 की जरूरत है। तो अब इसको कितना और चाहिए, वो 60 माइनस एक्स, ये b इसको भेज देगा। इसको कितने की जरूरत होती है, 50 क्विंटल। y क्विंटल इसको मिल चुका है, अब इसको कितनी और की जरूरत है, 50 माइनस वाई, वो इसको ये भेज देगा, 50 माइनस वाई क्विंटल। अच्छा, बाकी का क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसके भंडारण क्षमता कितनी है, 50 क्विंटल। 50 में से 60 माइनस एक्स इसने इसको भेज दिया, 50 माइनस वाई इसने इसको भेज दिया। अब जो बचेगा वही तो इसको भेज पाएगा, तो कितना बचेगा कैसे निकाल सकते हैं, 50 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया जाए। नहीं समझ आया भाई, 50 क्विंटल इसकी क्षमता है और 60 माइनस एक्स क्विंटल इसको दे चुका, 50 माइनस वाई क्विंटल इसने इसको दे दिया, तो अब जो बचेगा वही तो इसको सप्लाई करेगा। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करो और 50 में से माइनस कर दो, 50 माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 110 माइनस एक्स माइनस वाई, 110 माइनस एक्स माइनस वाई। और इसको सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस से निशान बदल जाएंगे और 50 माइनस 110 होगा, माइनस 60, एक्स और वाई तो प्लस हो जाएंगे, 60 माइनस का आ जाएगा। ये जो इतने क्विंटल अन्न होगा वो एफ को सप्लाई कर देगा। सब बराबर हो गया, ठीक। अब इसमें ये भी नोट कर लेते हैं टेबल की हेल्प से कि कितना कितना खर्चा आएगा प्रति क्विंटल का। देखो, जब अन्न भंडार ए डी को भेजता है तो 1 क्विंटल का कितना खर्चा आता है, 6 रुपए। ए जब डी को भेजता है तो ये खर्चा आता है ₹6 पर क्विंटल।
रुपए 6 पर क्विंटल। ठीक है, जब ए ई को भेजता है तो कितना खर्चा आता है? 3 रुपया प्रति क्विंटल, रुपए 3 प्रति क्विंटल। जब ए एफ को भेजता है तो उसका खर्चा आता है रुपए 2.5 प्रति क्विंटल। इसके बाद बी जब डी को भेजता है, बी डी को भेजता है 4 रुपए प्रति क्विंटल, बी डी को भेजता है तो इसका खर्चा आता है रुपए 4 पर क्विंटल। बी ई को भेजता है तो 2 रुपए प्रति क्विंटल का खर्चा आता है, रुपए 2 प्रति क्विंटल। और जब बी एफ को भेजता है, बी एफ को भेजता है तो रुपए 3 प्रति क्विंटल का इन्वेस्टमेंट होता है। टेबल ये तो पूरा हमने बना लिया, जैसे आप टेबल बनाते थे तो वैसा समझ लीजिए हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, उद्देश्य फलन निकालेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य फलन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। उद्देश्य फलन तो वो होता है जो न्यूनतम या अधिकतम करना रहता है। इसमें हमको न्यूनतमीकरण करना है किसका? परिवहन व्यय का। तो आप कुल परिवहन व्यय निकाल लो, वही आपका उद्देश्य फलन बन जाएगा। उद्देश्य फलन बनाने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा कुल परिवहन व्यय। ठीक है बेटा, कैसे निकालोगे जरा गौर से देखिएगा। सबका टोटल परिवहन व्यय चाहिए। इसमें 1 क्विंटल में 6 रुपए लगते हैं, तो ये इसको कितना भेज रहा है? x क्विंटल, तो कितने लगेंगे? 6x। यहां से यहां भेजने में 1 क्विंटल के 3 रुपए लगते हैं, तो y क्विंटल भेजा गया है, कितने रुपए लगेंगे? 3y। यहां से यहां पर भेजने में 2.5 रुपए 1 क्विंटल का लगता है, भेजा कितना गया है? 100 माइनस x माइनस y, तो 2.5 इंटू 100 माइनस x माइनस y। ठीक है, यहां से यहां जब परिवहन के द्वारा भेजा जाता है अन्न, तो 4 रुपए प्रति क्विंटल का खर्चा आता है। भेजा कितना गया है? 60 माइनस x, तो 4 इंटू 60 माइनस x। सिमिलरली 2 इंटू 50 माइनस y, 2 इंटू 50 माइनस y प्लस 3 इंटू ये लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस। समझ आ गया आपको? सारा कुछ हो भी गया। सॉल्व करिए। अभी पहले आप मल्टीप्लाई करवा लो। 6x प्लस 3y, 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y प्लस 4 से 60 को मल्टीप्लाई करोगे, 240 माइनस 4x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 माइनस 2y प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3x प्लस 3y माइनस 180। नहीं समझ आया? अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए ज़रा। x वाले टर्म देखो कहाँ, एक ये है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये 6x और ये 3x मिलकर कितना हुआ? 9x। ये माइनस 4x और माइनस 2.5x, माइनस 6.5, तो प्लस 9x में से 6.5x माइनस हो जाएंगे, 2.5x बचेंगे। पक्का 2.5x, क्योंकि x प्लस वाले तो 9 बने थे, माइनस वाले 6.5। अब y वालों को चेक करिए जरा। y वालों में एक ये 3y माइनस 2.5y माइनस 2y और 3y, 3y और 3y कितने हुए? 6y, और 2.5y और 2y मिलकर 4.5y, तो 1.5y बचेगा।
अच्छा, y का काम खत्म। अब x हो गया, y हो गया, अब कांस्टेंट टर्म 250, 240, 100 माइनस 180, ये तो सब प्लस होंगे। तो ये कितना हो गया, 490, 590, 590 में 180 चले गए, 410, 410। और यही क्या बना हमारा उद्देश्य फलन। इसी को हमको करना क्या है, इसी को हमको करना है मिनिमाइज करना है। समझ आ गया सबको? अच्छा, इसके बाद व्यवरोध में आते हैं। मैंने क्या तरीका बताया था इस टाइप के क्वेश्चन के व्यवरोध बनाने के लिए? हमने एक तरीका बताया था कि जितनी भी ये मात्राएं हैं अन्न की, ये सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए। यहां से शुरू करिए। सबसे पहले बनाया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बगल में चलिए, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहां पर आइए 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हमने कर दिया 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए जरा। जब कैलकुलेट करोगे ये उधर चले जाएंगे, 100 इधर रह जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई, ये उधर जाएंगे तो लेस देन उधर आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 100। नहीं समझ में आया? 100 की तरफ तो ये ग्रेटर देन रहेगा ना, तो 100 की तरफ अभी भी ग्रेटर देन है। अच्छा, इसके बाद इस पे आइए, 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें कैसे करेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 60, ठीक है। इसके बाद 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज लेस देन और इक्वल टू 60, ओ सॉरी 50, ठीक है। अब उस पे आइए, तो क्या इसमें है, x प्लस वाई माइनस 60, तो x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ये हो गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टेंट्स बने आपके सामने। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, देखिए। इसके आगे आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। ये सारे व्यवरोधों को सबसे पहले क्या करना होता है, समीकरण में व्यक्त करिए, फिर इन सबके ग्राफ बनाइए, पता लगाइए कि कौन सा हमारा हल क्षेत्र रहेगा। और हल क्षेत्र से क्या मिलेंगे, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु मिलने के बाद उन पर हम z के मान निकालेंगे और जो भी न्यूनतम वैल्यू होगी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। आप करिए, नहीं आता है तो हमको बताइएगा जरूर भाई। नोट करें जल्दी से बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से सुने। एक तेल कारखाने में 2 डिपो ए तथा बी हैं, जिनकी क्षमताएं क्रमशः 7000 लीटर और 4000 लीटर की हैं। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ के लिए आपूर्ति करनी है। मतलब ये जो कारखाने वो 3 पेट्रोल पंप में पेट्रोल भेजेंगे, डी, ई और एफ में, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर की है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां किलोमीटर में निम्नांकित सरणी के अनुसार हैं। मतलब कि ए से डी की दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर। टेबल में देख रहे हैं आप, ए से ई की दूरी है 6 किलोमीटर और ए से एफ की दूरी है 3 किलोमीटर। फिर बी से डी की दूरी है 3 किलोमीटर, बी से ई की दूरी 4 किलोमीटर और बी से एफ की दूरी है 2 किलोमीटर। इसके बाद यह मानते हुए कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया है।
मतलब अगर 1 लीटर 1 किलोमीटर तक भेज रहे हैं आप तो अगर 1 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल आप भेज रहे हैं तो 1 रुपया उसका परिवहन व्यय आएगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि कैसी आपूर्ति योजना अपनाई जाए जिससे परिवहन व्यय का न्यूनतमीकरण हो जाए। न्यूनतम व्यय क्या है? तो जैसा बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है ना, लगभग वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा। चलिए मैं इसका भी डिटेल आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले तेल कारखाना, तेल कारखाने में 2 डिपो ए और बी हैं। एक डिपो यहां पर है और तेल का एक डिपो यहां पर है। ये एक तेल डिपो है और ये भी एक तेल डिपो है। ठीक है, इनकी क्षमताएं 7000 लीटर और 4000 लीटर की है। तेल डिपो जो ए है उसकी क्षमता है 7000 लीटर की और जो तेल डिपो बी है उसकी क्षमता 4000 लीटर की है। ठीक है, आगे कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ के लिए आपूर्ति करनी है। एक डी पेट्रोल पंप है, एक ई पेट्रोल पंप है और एक एफ पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप डी, ये पेट्रोल पंप ई और ये पेट्रोल पंप एफ है। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पेट्रोल पंप हैं। ठीक है, अच्छा, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4500 लीटर, इसकी आवश्यकता है 4500 लीटर, इसकी आवश्यकता है 3000 लीटर और इसकी आवश्यकता है 3500 लीटर की। ठीक है, ये इनकी जरूरतें हैं। इतना पेट्रोल इनको चाहिए इनको बेचने के लिए। ठीक है, अच्छा, दूरियां किलोमीटर में दी गई हैं तो दूरियों को हम ग्राफ में नहीं लिखेंगे, हम सीधे व्यय लिखेंगे आकर के। उन्होंने बोला कैसी योजना बनाई जाए, फिर वैसी योजना बना लो आप। मान लिया तेल डिपो डी को कितने लीटर भेजेगा? x लीटर तेल भेजेगा, हमने ये मान लिया। और ई को कितना भेजता है? वो ई को हमने मान लिया कि y लीटर भेजता है। ठीक है, समझ जाएंगे अब। अच्छा, तो यहां क्या लिखेंगे हम? माना तेल डिपो ए पेट्रोल पंप डी को x लीटर तथा पेट्रोल पंप ई को y लीटर पेट्रोल आपूर्ति करता है। ये हमने मान लिया कि जो तेल डिपो ए है वो पेट्रोल पंप डी को x लीटर और पेट्रोल पंप ई को y लीटर तेल की आपूर्ति करता है। तो बताइए इसमें कितनी आपूर्ति करेगा? फिर वो 7000 में से x लीटर इसको भेज दिए, y लीटर इसको भेज दिए। अब इसके पास कितना बचा? जो बचा वो इसको दे देगा। तो 7000 माइनस x माइनस y लीटर। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा है? अभी 2 क्वेश्चन आप ऐसे कर चुके हैं। अच्छा, अब जो बचेगा, जैसे x लीटर इसने इसको भेजा, इसमें जो भी कमी रह गई होगी वो तेल डिपो बी पूरी करेगा। फिर तो बताएं 4500 लीटर चाहिए इसको, x लीटर मिल चुका, और कितना चाहिए? 4500 माइनस x लीटर इसको और चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको बताइए कितना चाहिए? 3000 लीटर की जरूरत होती है इसको, y लीटर मिल चुका है तो इसको अब जरूरत है 3000
माइनस वाई लीटर की इसको आवश्यकता है। अच्छा, इसका क्या होगा बोलिए? 4000 इसमें है और उसमें से इतना इसको चला गया, इतना इसको चला गया, तो जो बचेगा बाकी वो इसको जाएगा, इस पेट्रोल पंप को कैसे निकाला जाए? 4000 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया जाए। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 7500 माइनस एक्स माइनस वाई। वो 4000 में हमको माइनस करने होंगे। 4000 माइनस 7500 माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? एक्स प्लस वाई माइनस 3500, यही तो बचेगा। 4000 में 7500 चले जाएंगे, 3500 बचेंगे नेगेटिव, एक्स वाई प्लस हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये तो हो गया तेल को कौन कितना कहां सप्लाई होना है। इसके बाद खर्चे की बात करते हैं। बेटा जब आप खर्चे की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने दिया हुआ है परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया है। मतलब 10 लीटर 1 किलोमीटर जाएगा, 1 रुपया खर्चा आएगा। 10 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना आएगा? तो 1 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना आएगा? 0.1। नहीं समझ में आया? ऐसे 10 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर जाता है, खर्चा 1 रुपया। तो अगर मैं पूछूं कि 1 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर जाएगा तो खर्चा कितना आएगा? 0.1 रुपए। ये तो सबको समझ आया। अब थोड़ा गौर से देखिएगा। ए से डी, अब टेबल पे आपको देखना पड़ेगा कि ए से डी कितनी दूर पड़ता है। देखो और बताओ। 7 किलोमीटर टेबल में दिखा आपको। ए से डी तक की दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना आता है? 0.1 रुपए। तो 7 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना आएगा? मल्टीप्लाई करा दें, 0.7 रुपए। तो रुपए 0.7, लेकिन अभी भी प्रति लीटर का है ये। 1 लीटर का खर्चा इतना आएगा। 7 किलोमीटर 1 लीटर तेल जाएगा, उसका खर्चा इतना रुपया आएगा। नहीं समझ आई बात? आ गया? नहीं आ रहा है अभी? अच्छा, आगे ए से ई तक की दूरी कितनी है बताओ? 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 0.1 रुपए लगते हैं, तो 6 किलोमीटर में कितने लगेंगे? 0.6। तो 0.6 रुपए 0.6 प्रति लीटर। ठीक। ए से एफ तक जाने में 3 किलोमीटर डिस्टेंस है ए से एफ तक की। अगर 1 किलोमीटर में इतने रुपए लगते हैं तो 3 किलोमीटर में कितने लगेंगे? ये लगेंगे 0.3 रुपए 0.3 प्रति लीटर। आगे बी से अब स्टार्ट करते हैं। बी से डी तक की दूरी 3 किलोमीटर है। बी से डी तक की दूरी 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का खर्चा 0.1 रुपए, तो 3 किलोमीटर का खर्चा रुपए 0.3 पर लीटर। क्योंकि किलोमीटर चेंज कर रहे हैं, लीटर हम एक ही का निकाल रहे हैं, बार बार 1 लीटर का खर्चा निकाल रहे हैं। बी से ई तक की दूरी 4 किलोमीटर है, तो कितना आ जाएगा? रुपए 0.4 प्रति लीटर। बी से एफ तक की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। बी से एफ तक की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो इसमें कितना आएगा? रुपए 0.2 प्रति लीटर। देखो, ये डिस्टेंस को रुपयों में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। समझ आया? तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 लीटर 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 रुपया लगेगा। 1 लीटर 1 किलोमीटर जाएगा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। अब 1 में 10 का भाग दिया, 0.1 रुपए। 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना है?
0.1 रुपए। और ये चीज पहले से तय है कि 1 लीटर का खर्चा हम निकाल रहे हैं। 1 किलोमीटर जाने में 0.1 रुपए, तो 7 किलोमीटर में 0.7, 6 किलोमीटर में 0.6, 3 किलोमीटर में 0.3, ऐसे आप बनाते जाइए। लेकिन हर बार वो जो रुपए आ रहे हैं 0.7, 0.6, 0.3 1 लीटर के आ रहे हैं पैसे ही, इसलिए हर बार मैंने इतने रुपए पर लीटर, इतने रुपए पर लीटर लिखा हुआ है। ठीक है। परिवहन व्यय न्यूनतम चाहते हैं। परिवहन व्यय जिसको न्यूनतम चाहिए वही चीज हमारा क्या बन जाएगी, उद्देश्य फलन। तो सबसे पहले हम इसको उद्देश्य फलन बना लेंगे और उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा परिवहन व्यय। ठीक, जरा ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे परिवहन व्यय। वही तरीका हमारा, ए से डी को कितने लीटर पेट्रोल जाता है, x लीटर। 1 लीटर का खर्चा 0.7, तो x लीटर का खर्चा। तो यहां पर नोट करते हैं 0.7x प्लस 0.6y, 0.6y प्लस 0.3 इंटू दिस नंबर कितना है 7000 माइनस x माइनस वाई प्लस 0.3 इंटू इतना कर देंगे 4500 माइनस x प्लस 0.4 इंटू 3000 माइनस y प्लस 0.2 इंटू x प्लस y माइनस 3500। चलिए सॉल्व करिए इसको। 0.7x 0.6y, इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2100 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.3x माइनस 0.3y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव से एक जीरो तो चला जाएगा, ये आ जाएगा 1350। 0.3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3x। देख लीजिएगा कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। इससे दशमलव से एक जीरो चला गया, ये आ जाएगा 1200। 0.4y, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 0.2x प्लस 0.2y माइनस ये 700, एक दशमलव से एक जीरो चला गया, फिर 350 दूना 700, ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई। x के टर्म एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ पर, और तो कहीं x है नहीं बेटा। ठीक है, ये 0.3x निगेटिव, 0.3x निगेटिव, तो 0.6x निगेटिव और 0.9x पॉजिटिव, तो ये बचेगा 0.3x प्लस। अब y वाले टर्म्स को चेक कर लीजिए, एक ये y का है, एक ये y का टर्म है, एक ये और एक ये y का टर्म है। प्लस वाले 0.6, 0.2, 0.8 आया और 0.3, 0.4, 0.7, तो 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.1 y। कांस्टेंट टर्म को जरा चेक करिए। कांस्टेंट टर्म में ये 2100, 1350, 1200 माइनस 700, ये तो तीन के तीनों प्लस हैं, तो इसको जोड़ेंगे 2100 और 1350, तो ये कितने बन जाएंगे 3450। भाई 2100 और 1350, 3450, 3450 में ये जुड़ गए 4650, 4650 में 700 चले गए 3950, ऐसे ही आया। देख लीजिएगा भाई आप लोग भी।
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। Z, आप लोगों ने इसको सही से जोड़ा है ना? ठीक। और इसको बेटा हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है हमको इसे। ठीक, उसके बाद क्या बनाने हैं? उसके बाद हम लोग बनाएंगे व्यवरोध, कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये व्यवरोध में मैं अलग से ही डिजाइन कर देता हूं, समझ जाए यही व्यवरोध यूज करने हैं आपको। इसके बाद इस पर आइए, तो आप क्या करेंगे? 7000 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 7000। अगला कॉन्स्टेंट ये यूज करिए आप। इधर पे आइए, 4500 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स x is less than or equal to 4500. Next, 3000 minus y is greater than or equal to 0. तो ये हो जाएगा y is less than or equal to 3000. क्लियर? सबसे लास्ट में ले लीजिए, x प्लस वाई माइनस 3500 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप इसको करोगे तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3500। इतने व्यवरोध बने। आपको कौन से? ये वाले व्यवरोध यूज करने हैं, ये और ये वाले। इनसे तो हेल्प से बनाए हमने। तो हमारे पास फिर से उद्देश्य फलन भी है, हमारे पास व्यवरोध भी है। हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते? नहीं कर सकते? आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो आप हमको बताएंगे। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, मिनिमाइज करना है, इसको सॉल्व करिएगा। नोट करें, फिर 8 नंबर करते हैं। बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फल उत्पादक अपने बाग में 2 प्रकार के खादों P ब्रांड और Q ब्रांड का उपयोग कर सकता है। एक फल उत्पादक है, वो अपने बगीचे में 2 प्रकार के खाद का प्रयोग करना चाहता है, ब्रांड P और ब्रांड Q। मिश्रण के प्रत्येक थैले में नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास और क्लोरीन की मात्रा किलोग्राम में सरणी में दिया गया है। उसके लिए नीचे टेबल पढ़नी पड़ेगी आपको। जैसे ब्रांड P जो है, ब्रांड P के 1 किलो में नाइट्रोजन कितना है? 3 मात्रक किलोग्राम प्रति थैला। अच्छा, ब्रांड P के एक थैले में 3 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फॉस्फोरिक अम्ल, 3 किलो पोटास और 1.5 किलो क्लोरीन है। अब समझ आया? अच्छा, दूसरे में क्या दिया? ब्रांड Q के एक थैले में 3.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2 किलोग्राम फॉस्फोरिक अम्ल, 1.5 किलोग्राम पोटास और 2 किलोग्राम क्लोरीन है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया सारणी। फिर वहीं चलते हैं। परीक्षण संकेत देते हैं कि बाग को कम से कम 250 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल, कम से कम 270 किलोग्राम पोटास और क्लोरीन की ज्यादा से ज्यादा 310 किलोग्राम की जरूरत है। ठीक है? यदि उत्पादक बाग के लिए मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का न्यूनतमीकरण करना चाहता है, जो उत्पादक है वो नाइट्रोजन की मात्रा का क्या करना चाहता है? न्यूनतमीकरण, तथा प्रत्येक मिश्रण के कितने थैलों का उपयोग होना चाहिए? मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की निम्न मात्राएं क्या हैं? निम्नतम मात्राएं भी आपको पता लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहां स्टार्ट करते हैं। जो पूछा हुआ है, प्रत्येक मिश्रण के कितने थैलों का उपयोग करना चाहिए? तो मान लेते हैं, माना खाद के ब्रांड P के X थैले तथा ब्रांड Q के Y थैले का या Y थैलों
का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे खाद के ब्रांड। ठीक, कौन कौन से ब्रांड हैं? पी और क्यू, दो ही ब्रांड तो यूज हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्यू ब्रांड, और यहाँ अगर कहीं से भी किसी का टोटल आता है तो वो यहाँ नोट कर दिया जाएगा। हमने ऐसी एक टेबल बनाई, उसके बगल में हम क्या लिख लेते हैं? थैलों की संख्या। पी के एक्स थैले और वाई के नहीं, क्यू के वाई थैले हमने माने कि लेने चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, क्लोरीन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की मात्रा किलोग्राम प्रति थैला। बेटा यही तो मतलब है इसका कि पी में कितने किलोग्राम एक थैले में नाइट्रोजन है, यही इसका मतलब होगा। नाइट्रोजन के बाद क्या है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, इसको हम किलोग्राम प्रति थैला। इसके बाद और आगे क्या है? पोटाश। तो पोटास किलोग्राम प्रति थैला। खाद के एक थैले में कितना पोटास है, कितने किलो, ये बताएगा। क्लोरीन, क्लोरीन की मात्रा भी किलोग्राम प्रति थैला। ऐसे अब टेबल को फिल करना स्टार्ट करिए। थैलों की संख्या तो हमने भर दी। नाइट्रोजन के बारे में देखिए, ब्रांड पी के एक थैले में कितने किलो नाइट्रोजन है? 3 किलो। कितने किलो फास्फोरिक अम्ल है? 1 किलो। पोटास 3 किलो। क्लोरीन 1.5 kg। ब्रांड क्यू के एक थैले में 3.5 किलो नाइट्रोजन है, 2 kg फास्फोरिक अम्ल है, 1.5 किलोग्राम पोटास है और 2 kg क्लोरीन है। क्वेश्चन में ऊपर में एक चीज उन्होंने दे रखी थी कि परीक्षण संकेत देते हैं कि बाघ को कम से कम 250 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल में लिखेंगे कम से कम 250 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल, कम से कम 270 किलोग्राम पोटास, कम से कम 270 kg पोटास चाहिए, और क्लोरीन की अधिक से अधिक 310 किलोग्राम। क्लोरीन में आएगा अधिक से अधिक 310 kg। बस टेबल भी हमारी पूरी भर गई है। अब हम चाहें तो इसका सब कुछ तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाना चाहेंगे इसका उद्देश्य फलन। क्या न्यूनतम करना चाहते हैं? ये नाइट्रोजन की मात्रा का न्यूनतमीकरण करना है, तो जिसको न्यूनतम करना है वही उद्देश्य फलन बन जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा देखो कितनी आएगी। एक थैले में 3 किलो नाइट्रोजन है, तो x थैलों में 3x kg नाइट्रोजन हो जाएगा। ब्रांड क्यू के एक थैले में 3.5 kg नाइट्रोजन है, तो y थैलों में 3.5। नाइट्रोजन की टोटल मात्रा इतनी हो जाएगी और यही हमारा उद्देश्य फलन बन जाएगा। 3x प्लस 3.5y, यही उद्देश्य फलन है और इसी की मात्रा को हमको मिनिमाइज करना है।
ठीक है बेटा, अब व्यवरोध बनाते हैं। सबसे पहले फास्फोरिक अम्ल का व्यवरोध। फास्फोरिक अम्ल का व्यवरोध बताएं क्या बनेगा। 1x प्लस 2y, x प्लस 2y कम से कम बोल रहे हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 250। नहीं समझ आया? इसके बाद किसका बनाएंगे? पोटास का। पोटास का व्यवरोध क्या बनेगा बोलिए? 3x प्लस 1.5y, 3x प्लस 1.5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 270। क्या 1.5 से सबको डिवाइड हो जाएगा? हो जाना चाहिए वैसे। 1.5 से डिवाइड कर दो, ये 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, फिर 15 से भाग देंगे, 15 एक कम 15, 12 120 हो गया, 15 अट्ठे 120। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का व्यवरोध बनाइए। क्लोरीन का बनेगा 1.5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी यहां पर अधिक से अधिक है ना, तो इज लेस देन और इक्वल टू 310। अब तो ये डिवाइड भी नहीं होगा किसी से, तो यही व्यवरोध यूज करिए आप। बहुत ज्यादा 0.5 से करते तो कर देते, या तो पॉइंट हटाना हो तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, और फिर भी नहीं होगा। हाँ, फिर ये 15 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, तो थोड़ा हो सकता है आपको इजी हो जाएगा। देखो मैं कर देता हूं, 10 से हम पूरे को पहले मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा 15x, 20y इज लेस देन और इक्वल टू 3100। ठीक है बेटा? अब 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 3x, 4y इज लेस देन और इक्वल टू 5 6 जार 30, 5 2 जार 10, 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 620। दो व्यवरोध और बनेंगे, ऋणेतर व्यवरोध। ऋणेतर व्यवरोध यानी कि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह से हमने उद्देश्य फलन और व्यवरोध फिर से बना के दे दिए। आपका काम है इसे आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी अगर आप चाहें, क्या हो गया? हाँ, वही मैं बता दे रहा हूं आपको। आप क्वेश्चन नंबर 9 भी जरा 1 मिनट के लिए देख लीजिए। लिखा है उपरोक्त प्रश्न 8 पर ध्यान दीजिए, मतलब इसी क्वेश्चन 8 पर आपको ध्यान देना है। यदि उत्पादक बाग में मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का अधिकतमीकरण चाहता है, इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या हो रहा है? न्यूनतमीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 पे वो नाइट्रोजन की मात्रा का ही क्या चाहते हैं? अधिकतमीकरण। तो मिश्रण के कितने थैलों को मिलाया जाना चाहिए और मिलाई जाने वाले नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा क्या होगी? तो बेटा पूरा क्वेश्चन सेम यही रहेगा आपका, बस फर्क इतना रहेगा कि 8 जब लगाओगे तो मिनिमम वैल्यू ढूंढोगे आप, और जब 9 आप लगाइए तो नाइट्रोजन की मात्रा की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लीजिए। बस, नहीं समझ आया तो 9 हो जाएगा फिर आपसे। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हम पढ़ते हैं, आप गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा, एक खिलौना कंपनी ए और बी 2 प्रकार की गुड़ियों का निर्माण करती है। एक खिलौना कंपनी है, वो 2 प्रकार की गुड़ियां बनाती है, ए और बी।
मार्केट परीक्षणों तथा उपलब्ध संसाधनों से संकेत मिलता है। जो मार्केट का परीक्षण करते हैं, बाजार का, और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनसे हमको ये संकेत मिलता है कि सम्मिलित उत्पादन स्तर प्रति माह 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों प्रकार की गुड़ियां बनाएं, लेकिन दोनों प्रकार की गुड़ियों का टोटल नंबर 1200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बी प्रकार की गुड़ियों की ज्यादा से ज्यादा मांग ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। बी प्रकार की गुड़ियां जो हैं उनकी जब बहुत डिमांड आएगी तो ए प्रकार की गुड़ियों के आधे के बराबर आएगी, उससे ज्यादा नहीं। इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग अधिक है। यदि कंपनी ए और बी प्रत्येक गुड़िया पर क्रमशः ₹12 और ₹16 का लाभ कमाती है तो लाभ का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक के कितने नगों का साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन को कि माना प्रत्येक के कितने नगों का साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए। तो माना गुड़िया ए के x नग तथा गुड़िया y के y नग प्रति सप्ताह उत्पादित करने चाहिए। ये लाइन समझ में आ गई। हमने क्या मान लिया कि एक सप्ताह में गुड़िया ए के x नग और गुड़िया बी के y नगों को उत्पादन करना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें टेबल नहीं बनाएंगे, ऐसे ही कॉन्स्टेंट बनाना आसान रहेगा, टेबल से प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला पढ़िए, मार्केट परीक्षणों तथा उपलब्ध संसाधनों से संकेत मिलता है कि सम्मिलित उत्पादन स्तर प्रति सप्ताह 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए। उद्देश्य फलन भी बनेंगे, व्यवरोध भी बनेंगे। क्वेश्चन जैसा हम पढ़ के देख रहे हैं उसमें पहले व्यवरोध बन रहे हैं और उद्देश्य फलन बाद में बन जाएगा। तो जैसा उसमें पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे हम लोग उद्देश्य फलन। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला गया कि प्रति सप्ताह 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं इसको क्या लिखना चाहिए? वेरी गुड, हमको लिखना चाहिए कि ए प्रकार की x गुड़िया और बी प्रकार की y गुड़िया हमने बनाई। टोटल कितनी गुड़िया बनाई हमने? x प्लस y। लेकिन ये नंबर 1200 से अधिक नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x प्लस y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1200। 1200 से अधिक नहीं चाहिए, कम ही बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाओ, नहीं तो बिक्री में प्रॉब्लम आएगी फिर। अच्छा, आगे, और बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। बी प्रकार की गुड़िया यानी कि y की मांग जो है वो ए प्रकार की गुड़ियों से आधी है। और उन्होंने क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा। बी प्रकार की गुड़ियों की ज्यादा से ज्यादा जो मांग है वो ए प्रकार की गुड़ियों से आधी है। इसका मतलब है जब बहुत मांगी जाती है तो x/2 के बराबर मांगी जाती है, इससे ज्यादा नहीं। अर्थात क्या लगा देना चाहिए? इज लेस देन और इक्वल टू। नहीं समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे। अब इसे ठीक है बना रहने दीजिए, एक ये व्यवरोध बना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग अधिक है। ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग ज्यादा है।
तो इस ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हमारा, या तो फिर आप इसको इधर लेते आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या बना लेगा, x माइनस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। ए प्रकार की गुणियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुणियों के उत्पादन स्तर से, इसमें एक छोटी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग अधिक है। ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा या कम से कम का संकेत नहीं मिल रहा है शायद। बस इतना बता दिया कि ए प्रकार की गुणियों का उत्पादन स्तर बी प्रकार की गुणियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 ज्यादा है बस। तो यहां तो इक्वल लग जाना चाहिए फिर तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में मुझे लग रही है। फिर भी आप करके देखिएगा, इससे शायद आंसर आ जाए। ठीक है, अभी हम इसको ऐसा रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही मिस प्रिंटिंग है, इसको अभी हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ी देर में। आगे यदि कंपनी ए, हाँ व्यवरोध तो तैयार हो गए, एक व्यवरोध और बन जाएगा ऋणोत्तर व्यवरोध, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कंपनी ए और बी प्रत्येक गुड़िया पर क्रमशः 12 रुपए 16 रुपए का लाभ कमाती है और लाभ को अधिकतमीकरण करना है हमको, तो कुल लाभ पहले निकाल लो। देखिए ए प्रकार की गुड़िया पर 12 रुपए और बी प्रकार की गुड़िया पर 16 रुपए, तो ए प्रकार की गुड़िया पर 12 रुपए, तो हमने ए प्रकार की कितनी गुड़िया बनवाई है x, इसलिए कितना हो जाएगा 12x प्लस 16y। इसी का हमको अधिकतमीकरण कर लेना है, यही हमारा उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन है, इसी को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इसी को हमको। ठीक हो, तो ये उद्देश्य फलन हो गया और ये व्यवरोध हो गए भाई, इन्हीं की हेल्प से आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये जो मिस प्रिंटिंग मैं बीच में बोल रहा था आपसे कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुणियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुणियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 नग अधिक है। एक प्रकार की गुणियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार की गुणियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने से 600 अधिक है। पर इस पूरे सेंटेंस में इस लैंग्वेज से हमको यह पता नहीं चल पाया कि हमको लेस देन लगाना चाहिए ग्रेटर देन लगाना चाहिए। तो आप इस निशान को, जिसे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, इससे हमको आंसर नहीं मिलता है इसका। आप इसको क्या कर लेंगे, लेस देन और इक्वल टू कर लेंगे। और ये आपकी बुक की प्रॉब्लम है, बुक में मिस प्रिंटिंग है कि उन्होंने लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि उससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये लेस देन लगाना चाहिए या ग्रेटर देन लगाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें पूरी अच्छे से लैंग्वेज लिखी होगी। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, उद्देश्य फलन आपके सामने, व्यवरोध आपके सामने, और इस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग भी पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अगले दिन नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।